प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटरव्यू जिसे पूरे देश ने देखा, उसके बाद कई सवाल भी उत्पन्न होने लगे और साथ ही साथ ट्रिपल तलाक, कई महत्वपूर्ण विधेयक अभी संसद में लंबित हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी साहब, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। नए साल की शुभकामनाओं के साथ सवाल ये कि क्या ट्रिपल तलाक पर वो हो पाएगा जो आपकी सरकार करना चाहती है? ये मंत्रालय आपके पास है, माइनॉरिटी अफेयर्स का, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। देखिए, ट्रिपल तलाक जो बिल है, पहली बात तो उसको किसी मज़हब के चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। वो शुद्ध रूप से एक रिफॉर्म से जुड़ा हुआ बिल है, सुधार से जुड़ा हुआ बिल है। जिस तरह से सती प्रथा को ख़त्म किया गया, जिस तरह से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को ख़त्म किया गया, उसी तरह से ये कुप्रथा और कुरीति से जुड़ा हुआ है जी। पार्लियामेंट में इस पर बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन और डिबेट हुआ, लोकसभा ने पास किया। निश्चित तौर से राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास उतने नंबर नहीं हैं और इसकी वजह से ये लटकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारा मानना है कि इस पर डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। अगर विपक्ष के पास, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के पास कोई इसमें तर्क है तो वो अमेंडमेंट लेके आए, अमेंडमेंट लेकर के उसके तर्क दे। ये नहीं हो सकता ना कि आप कहेंगे कि जब सेलेक्ट कमेटी को भेज दो, तो सेलेक्ट कमेटी को भेजने से बेहतर है कि जब एक बार हाउस के अंदर ये बिल आ चुका है तो आप इस पर डिबेट करिए, डिस्कशन करिए। आपको जो है इसको पास करना है पास करिए, गिराना है गिराइए, जो करना हो करिए। सरकार तो हर एक चीज़ में ओपन है। लेकिन महिलाओं और ख़ासतौर से मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा से जुड़े हुए इस बिल को लटकाने से नुकसान है इसका। बट ये बता, अगर ऐसा है तो तमाम इस्लामिक संगठन, उनके नेता, पूरा समाज इस विधेयक के खिलाफ क्यों है? बार बार ये मुखर आवाज़ क्यों उठ रही है कि सरकार ने समझा ही नहीं कि ये मामला क्या है और धर्म में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है? देखिए, मैं एक अजय जी बहुत पॉजिटिव चीज़ देखता हूँ कि जब से ट्रिपल तलाक यानी तलाक बिद्दत के मामले पे डिबेट हुई, डिस्कशन हुआ, आप अगर देखें तो चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जो बहुत जाने माने उलेमा हैं, उनका भी कहना है कि जो तलाक बिद्दत है वो ठीक नहीं है और वो ख़त्म होना चाहिए। और उन्होंने इस सिलसिले में कम्युनिटी के विद इन द कम्युनिटी रिफॉर्म की कोशिशें भी की। लेकिन उसके बावजूद भी अब अगर आप देखें तो तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जिन इस्लामिक कंट्रीज़ ने कि ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत को या तो गैर कानूनी बताया और या फिर जो है उसको जो है वो एक क्रिमिनल एक्ट साबित तय किया। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल भी कह दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कह दिया। उसके बाद अगर कोई कानून, तो कुछ ना कुछ तो कानून होगा ना। ठीक है, कहते हैं साहब बहुत से कानून हैं, लेकिन स्पेसिफिक इस इशू के लिए कानून होना ही चाहिए। अब जब कानून होना चाहिए तो उसमें उस वक्त पहले जब शुरुआती दौर में ये बिल आया था तो उस वक्त ये हुआ कि साहब इसमें जो है वो आपने नॉन बिलेबल ऑफेंस रखा है, इसमें कोई कंपाउंडिंग का जो है वो क्लॉज नहीं है। उसके बाद कोई भी एफआईआर कर देगा तो जो है वो पति जो है वो उससे परेशान होगा। तो तीनों चीज़ों को इसमें जो है इसको जो है वो एक तरह से ठीक किया गया। और उसके बाद जो है वो देखिए अब कंपाउंडिंग भी इसमें है, इसमें जो है वो बिलेबल भी है, और साथ ही साथ जो है वो कोई भी एफआईआर नहीं कर सकता, बल्कि जिस ब्लड रिलेशन जिसका है वही एफआईआर कर सकता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये तर्क देना कि साहब पति जेल चला जाएगा तो फिर वो कैसे परिवार, अरे भाई तो मर्डर करेगा तो भी जेल जाएगा, आतंकवाद करेगा तो भी जेल जाएगा, चोरी करेगा तो भी जेल जाएगा, तो आप कहेंगे उसका परिवार कैसे चलेगा? तो ऐसा अपराध करे ही क्योंकि उसे जेल जाना पड़े। आपके ऊपर दो मुहापन का आरोप बार बार विपक्ष लगा रहा है। एक तरफ आप ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं और दूसरी तरफ सबरीमला के मुद्दे पर महिलाओं को उनका अधिकार देना नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन जब उसे पालन करने की बात आती है तो बीजेपी के नेता ही सबसे ज़्यादा केरल में विरोध करते हैं। देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं, पहली बात तो एक बात आप समझिए कि महिलाओं के रिफॉर्म के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोई अकेला ये ट्रिपल तलाक जो है वो बिल, ये ट्रिपल तलाक कानून ही नहीं पास करने के लिए जा रही है। अगर आप देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, इस दिशा में हमने बहुत प्रयास किए। और अगर उज्ज्वला योजना एक अकेले देख ले तो सबसे ज़्यादा 80% से ज़्यादा लाभार्थी जो हैं वो महिलाएं हैं, चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो जी।
देखिए, अगर आप देखें तो सबरीमाला के मुद्दे पर खुद महिलाएं, केरल की महिलाएं, ठीक है, कुछ वो सोशल एक्टिविस्ट की मैं बात नहीं करता, कुछ जो महिलाएं हैं वो क्या कहती हैं, एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, एक धार्मिक पूरी तरह से धर्म से जुड़ी हुई एक आस्था से जुड़ा हुआ है। ट्रिपल तलाक, इसको इससे मत जोड़िए। ट्रिपल तलाक धर्म का हिस्सा नहीं है, मजहब का हिस्सा नहीं है। तलाक़ बिद्दत धर्म का हिस्सा। कुछ लोग कहते हैं साहब जी आप ट्रिपल तलाक कर रहे हैं और आप सबरीमाला में हाँ, ऐसा कर रहे हैं। ज्यादातर यही बातें चल रही हैं। ये धर्म से जुड़ा हुआ वो इशू बिल्कुल नहीं है। और इसको जो है वो आप धर्म से जोड़ करके अब कर कौन रहा है उसमें, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का, जिससे मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से कोई लेना ही देना नहीं होता, वो भी कह रही है जी सबरीमाला में महिलाओं को जाना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी की जो महिला एक्टिविस्ट हैं वो निकल पड़ी है कि हम साहब जो है वो तोड़ेंगे इस सिस्टम को। अच्छा ये बताइए, एक तरफ मंदिर का विवाद है जहाँ सबरीमाला की बात है, ट्रिपल तलाक है, दूसरी तरफ गाय को लेकर इतनी संवेदना दिख रही है आज। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें जहाँ से आप आते हैं खुद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन 300 करोड़ रुपए गाय के संरक्षण के लिए दे चुके हैं, अब सेस भी लगा दिया है। गाय अचानक इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई उत्तर प्रदेश में? अब गाय को अगर जो है वो हम उसका प्रोटेक्शन हो रहा है, उसको जो है हम सुरक्षा दे रहे हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन हाँ, ये बात अजय जी बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ कि आप किसी भी गाय के नाम पर या किसी भी चीज़ के नाम पर आप जो है वो अपराध या आप जो है वो हत्याएं नहीं कर सकते। और इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो क्रिमिनल एक्टिविटी अनएक्सेप्टेबल है। और इसीलिए जब भी चाहे राजस्थान में हुई हो, चाहे हरियाणा में हुई हो, चाहे यूपी में हुई हो, जहाँ पर भी हुई हो, इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो वहाँ की राज्य सरकारों ने इमीडिएट कड़े से कड़े कानूनी प्रोविजंस के तहत कार्रवाई की। और बहुत से तो अभी तक जेल में है, सजा नहीं, उनको बेल तक नहीं हुई है। नकवी साहब, अगर हम आप ये मुद्दा आप उठा रहे हैं तो मैं बुलंदशहर का मुद्दा आपके सामने रखना चाहूँगा। और इसे लेकर योगी सरकार की काफ़ी भद पिटी, खास करके तब जबकि उन्होंने मीटिंग में सबसे पहले ये जानना चाहा कि गौकशी के लोगों को गिरफ्तार किया गया कि नहीं, और शहीद इंस्पेक्टर सुबोध के बारे में उनकी चिंताएं उतनी नहीं दिखी। ये बात कई मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट भी की और आपने भी देखी होगी। एक सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, इंसान या गाय? नहीं, एक सरकार की प्राथमिकता जो है वो पीस होना चाहिए। एक सरकार की प्राथमिकता जो है हारमोनी होनी चाहिए जी। और पीस और हारमोनी को किसी भी क्रिमिनल माइंडसेट के साथ कोई भी नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसके खिलाफ बिना भेदभाव के कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बात को चाहे यूपी में हुई हो, चाहे किसी जगह पे हुई हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो रहा हो, चाहे केरल में हो रहा हो, चाहे किसी देश के किसी भी हिस्से में हो रहा हो, इसको होना चाहिए। और जो कुछ भी आपने बुलंदशहर की घटना बताई, निश्चित तौर से वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। लेकिन जो रिएक्शंस निकल कर आए वह यहाँ तक कि स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक का भी कहना था कि शहीद इंस्पेक्टर सुबोध ने खुद को गोली मार ली। इस तरह के बेतरतीब बयान जब आपकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य देते हैं तो एक बड़ा अलग सा मैसेज जाता है। नहीं, वो गलत है। ऐसा है कि अगर इस तरह की ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट किसी को भी नहीं देना चाहिए। एक और बड़ा मसला जो अब प्रधानमंत्री जी की इंटरव्यू के बाद से निकल कर आया और वो है राम मंदिर का मसला। इसमें कोई शक नहीं है कि आस्था का विषय है और इस पर शायद विवाद भी अपने आप में किसी जगह पर सही नहीं बैठता। लेकिन वीएचपी का रिएक्शन आपने देख लिया। विश्व हिंदू परिषद चाहती है कि 4 महीने के भीतर मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो। आरएसएस की तरफ से भी जो बयान सामने आए एमजी वैद्य जी का, उनका भी स्पष्ट कहना था कि इस टर्म से पहले मंदिर निर्माण का काम शुरू हो। तो ये बड़ी दुविधा की स्थिति है। क्या संघ परिवार और सरकार के बीच में मतभेद जैसी स्थिति उत्पन्न हो? नहीं, कोई मतभेद नहीं है। देखिए, कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है कि राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पे बनना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एवरीबडी नोज, सभी लोग जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द उसकी सुनवाई होनी चाहिए, ये भी हम सब चाहते हैं और पूरा देश भी ये चाहता है जी। मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि अगर 90% 95% मुस्लिम से आप पूछें तो वो भी चाहता है कि राम मंदिर जो है वो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि स्थल पर होना चाहिए। कहीं किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि इस का समाधान जल्द से जल्द हो। अब सुप्रीम कोर्ट में लगता था कि डे टू डे सुनवाई हो जाएगी जी। और अगर सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे सुनवाई होती रहती तो आज इसका फैसला आने की स्थिति आ जाती। लेकिन सरकार के सामने सारे ऑप्शन ओपन हैं।
इसलिए जो है वो ये समझ लेना कि सब सरकार ने सारे क्लोज कर दिए रास्ते, ऐसा नहीं है। सरकार के सामने सारे ऑप्शन ओपन। अच्छा, इस लाइन का मतलब ज़रा समझा दीजिए। आप सब नेता बीजेपी के जो सरकार में हैं वो कहते हैं कि सरकार के पास सारे ऑप्शन खुले हैं। प्रधानमंत्री जी स्पष्ट तौर से कहते हैं कि जब तक कानूनी कार्रवाई चल रही है तब तक अध्यादेश का रास्ता नहीं, हम उस पर विचार नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ओपन होने का मतलब ही क्या? देखिए, आप प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक पद पे हैं जी। प्रधानमंत्री जी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आप एक्सपेक्टेशन आपकी है कि प्रधानमंत्री जी ये कहें कि कोर्ट में चलने दो और हम जो करना होगा कर लेंगे? एक जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर, एक संवेदनशील प्रधानमंत्री की तरफ से आप की अपेक्षा क्या है? एक चीज़। दूसरी चीज़, ये ऑप्शन ओपन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का कमिटमेंट राम मंदिर के निर्माण के लिए बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है जी। हम तो चाहते थे कि सबसे बेहतर रास्ता होता है कि बातचीत के माध्यम से, आदर्श स्थिति होती कि बातचीत के माध्यम से इसका समाधान हो जाता। बातचीत के माध्यम से नहीं हुआ तो कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट किया, उस जजमेंट के आधार पे हो जाता जी। अब जो संबंधित पार्टीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट गई, तो हमारा देश तो संविधान से चलता है, डंडे से नहीं चलता। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो हमारी कोशिश थी, सरकार की तरफ से कोशिश थी कि इसका जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो, और बार बार हमने अपील की। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए जो कुछ सीनियर वकील थे उन्होंने कहा कि जी नहीं, सुनवाई मत करो, 2019 से की चुनाव के बाद कर लो। तो हमारा तो ये कहना है कि हो जाए, बहुत अच्छा है, जल्द से जल्द सुनवाई होकर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे दे, सबको मान्य होगा। संत समाज के भीतर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, और कल खास करके बड़े मुखर तरीके से लोगों ने कहा कि अगर 19 से पहले मंदिर के निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ तो अगली बार मोदी सरकार नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। क्या भारतीय जनता पार्टी इससे अवगत है? देखिए, पहली बात ये कि संत समाज से आपकी एक एक्सपेक्टेशन या जो और लोग राम मंदिर से जुड़े हुए हैं उनसे एक्सपेक्टेशन आप ये क्या करते हैं? उनको तो ये लगेगा कि भाई जल्द से जल्द होना चाहिए समाधान। आज वो कहते हैं कि आपको वोट इसलिए दिया कि आप मंदिर बनाएं। हाँ, आपने 50 महीने मंदिर नहीं बनाया, अब आपके पास 4 महीने बचे हैं, बना दीजिए, नहीं तो अगली बार सरकार। 4-5 महीने बहुत होते हैं, 4-5 महीने बहुत होते हैं। आगे आगे देखिए, इंतजार करिए। चलिए, इस बात पर हम आपकी गांठ बांध लेते हैं कि 4-5 महीने बहुत होते हैं। जिस तरीके से आज संसद में राफेल के ऊपर घमासान मचा हुआ है, जिस शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, क्या राफेल पर इस घमासान की आवश्यकता थी? नकवी जी, देखिए, एक चीज़ मैं अजय देखता हूँ कि झूठ का झाड़ सच के पहाड़ के नीचे आ गया है। और मैं झूठ का झाड़ सच के पहाड़ के नीचे आ गया है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राफेल के मुद्दे पर जितनी बातें भी कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी ने कहीं संसद के अंदर या संसद के बाहर, हर बात का उनको माकूल जवाब भी मिल गया, माकूल ही नहीं बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी मिल गया। अब आपके पास तर्क नहीं है, आप कुतर्कों के आधार पर एक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए संवेदनशील मुद्दे पर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कर नहीं पा रहे हैं आप। कभी आपने देखा है क्या कि पार्लियामेंट में आपने बिना तर्क के आपने चर्चा शुरू कर दी और उसके बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे आप? यानी आप खुद संतुष्ट नहीं थे कि आप जो पार्लियामेंट में मैसेज देना चाहते थे देश को, उस मैसेज को देने में आप फेल रहे। तो आपने आकर के भी कहा कि हम 2 घंटे बाद हम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। तो एक चीज़ बहुत स्पष्ट है, इसीलिए मैंने कहा कि झूठ का झाड़ सच के पहाड़ के नीचे छटपटा रहा है, मचल रहा है और बौखला रहा है। 20 मिनट की चुनौती दी है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी को, क्या ये डिबेट संभव है? भाई, क्या ये अंताक्षरी हो रही है क्या? अंताक्षरी होती है ना कि जी मिले सुर मेरा तुम्हारा, और तुम गाना गाओ और मैं गाना गाऊं, और फिर तुम 2 मिनट का गाओ फिर हम 4 मिनट का गाएं। अरे पार्लियामेंट में एक सीरियस डिबेट होती है। शिवसेना आपके पूरे तरीके से मुखर रूप से खिलाफ है, यहाँ तक कि कल जेपीसी की मांग राफेल पर कर दी, पहले मंदिर फिर सरकार, ये नारा दे दिया। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखा रही है। बिहार में नीतीश कुमार तो आपके साथ ऐसा लग रहा है कि एकदम हाथ जोड़कर लिखवाने पे तुले हुए हैं कि हम बीजेपी की सीटें कम करेंगे और अपनी सीटें बढ़ा लेंगे। चिराग पासवान जो नए नए अभी राजनीति में आए हैं, उन्होंने ऐसा लगा कि दांत खट्टे करने की पूरी कोशिश की। इसके बाद भी आपको लगता है कि लोग आप पर दबाव नहीं बना रहे? देखिए, हम जो है वो गठबंधन में एक बड़े भाई हैं जी। और जो छोटे हमसे छोटी पार्टियां हैं उनके बात को सुनना और उनकी बात को सुन करके हम ज़रूरी नहीं है इसको कोई दबाव या इससे कोई झुकने वाली बात नहीं है।
अब जैसे आपने कहा कि पासवान साहब 7 सीटें लड़े थे पहले, अभी 6 सीटें लड़ रहे हैं। इसलिए जो है ये सोच के चलना कि साहब हम जो है वो गठबंधन के उसमें दबाव में आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम जो है वो सबको साथ लेकर के चलना, और साथ ही साथ सबको जो है वो हम विश्वास में लेकर के, और जहाँ पर ज़रूरत होगी हम झुकेंगे, क्योंकि हम बड़े भाई हैं और हमें घर को चलाना है। एक आखिरी मुद्दा, मैं जानता हूँ आपके पास वक्त की कमी है। नसीरुद्दीन शाह का बयान और उसके पर हुई राजनीति, क्या इसकी आवश्यकता थी? क्या नसीरुद्दीन शाह को पाकिस्तान भेजने का कमेंट अपने आप में देना सही था, जो कि बीजेपी समर्थित कई पार्टियों और बीजेपी के कई नेताओं ने दिया? और दूसरी तरफ जो नसीरुद्दीन शाह की असुरक्षा का भाव है, क्या वो अपने आप में गलत है? देखिए, मुझे लगता है ये पाकिस्तान भेज देना बिल्कुल गलत है, बयान भी गलत है। और नसीरुद्दीन शाह जी की हो सकता है भावना ठीक हो, भाव थोड़ा सा उसके बिगड़ गए और उसका अर्थ का अनर्थ हुआ। और मैं मानता हूं कि नसीरुद्दीन शाह साहब की राष्ट्रभक्ति पर, नसीरुद्दीन शाह साहब के देश के प्रेम के प्रति उसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात सही है कि जब ऐसे मौक़ों पर इस तरह के बयान आते हैं तो जो भारत की विरोधी ताकतें हैं उसका मिसयूज़ करती हैं जी, जिस तरह की पाकिस्तान ने किया। अब पाकिस्तान ने बताने लगे कि साहब हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को देखो। अल्पसंख्यक क्या देखो, 23% थे अल्पसंख्यक वहाँ पर जब आज़ादी के बाद से, आज 3% भी नहीं रह गए, 2% भी नहीं रह गए, 2% के आसपास है, 2% के आसपास भी नहीं रह गए। क्या वहाँ पर कोई एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हुआ जो राष्ट्रपति तक पहुँचा हो? क्या कोई फ़खरुद्दीन अली अहमद पैदा हुआ? क्या जाकिर हुसैन पैदा हुए? लेकिन चिंताएं आज पहली बार नहीं आई हैं। नसीरुद्दीन शाह अकेले नहीं है। इसके पहले आमिर खान का भी बयान आया था, उसके पहले शाहरुख खान का भी बयान आया था। सलमान खान ने इस तरह का बयान नहीं दिया, लेकिन उनके पिताजी का एक बयान ऐसा सामने आया था। जावेद अख्तर, शबाना आज़मी, आप नाम गिनते चले जाइए, फहरिस्त बड़ी लंबी है। और ये वो लोग हैं जो अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बड़े नाम हैं। जब ये कुछ कहते हैं तो इसका असर तो होता है ना नकवी जी? देखिए, फिर मैं एक बात कहूँगा जी, क्या पाकिस्तान में कोई यूसुफ खान या दिलीप कुमार पैदा हुआ? क्या पाकिस्तान में शाहरुख खान कोई पैदा हुआ जिसको कि सभी समाज के लोगों ने प्यार दिया हो? क्या ये जावेद अख्तर साहब जैसे लोग पैदा हुए? नहीं हुए, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी में जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है किसी और की। यहाँ की मिट्टी जो है वो किसी ने नहीं पूछा कि आप जावेद अख्तर साहब हैं या आप जो है वो दिलीप कुमार साहब हैं या आप जो है वो शाहरुख खान हैं या आप आमिर खान हैं या आप कलाकार हैं। आपकी कदर, आपकी कला की कदर है, आपके जो काम की कदर है। एक आखिरी सवाल रखिए साहब, बीजेपी को लोग क्यों बदनाम करना चाहते हैं? क्योंकि ये बार बार पिछले कई सालों से बीजेपी के नेताओं से हम सुनते आए हैं, लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ये कोशिशें बार बार सतत तरीके से क्यों होती हैं? देखिए, जितनी बदनाम करने की कोशिश हुई है बीजेपी को, उतना बीजेपी आगे बढ़ी है। इसलिए बीजेपी को कोई, जो लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं वो उनको खुद ही नुकसान हुआ है। इसलिए हम कहते हैं ना कि दौर है संग आजमाई का और हम आईना सजाते हैं। तुम हवाओं को हौसला बख्शो, हम चिरागों की लो। क्या बात, क्या बात। तो इस तरह के आप बदनाम करो, आरोप लगाओ, इसका तो एक दौर है जी। लेकिन हम उस काम को, देश के निर्माण के काम को, राष्ट्र के निर्माण के काम को, देश के लोगों के समावेशी विकास के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये जो लोगों की गलतफहमियां हैं कि मोदी तो गए और फला तो आए जी, वो उस सपने को सपना ही रहेगा। नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश की जनता के आशीर्वाद को लेकर के 2019 में भी देश के प्रधानमंत्री होंगे और देश के जो विकास की गाड़ी है उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। नकवी जी, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।